निर्भया, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज इतने सालों बाद भी इंसान की रूह तक कांप उठती है। दिल्ली की सड़क पर हुआ एक ऐसा कांड जिसे भूल पाना शायद ही मुमकिन होगा, क्योंकि इस कांड के बाद वो बेटी सिर्फ किसी एक की नहीं बल्कि भारत के हर घर में बस चुकी थी। तो दोस्तों, चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात है 16 दिसंबर 2012 की, जब एक 23 साल की आम लड़की जो कि फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी, वो 16 दिसंबर को अपने दोस्त जिसका नाम अवनींद्र प्रताप था, उसके साथ मूवी देखने के लिए जा रही थी। अवनींद्र प्रताप पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आपको बता दे कि वो आम लड़की दिल्ली के द्वारका में अपने माता पिता के साथ रहती थी। 16 दिसंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे वो घर से निकलती है और घर पर यह कहकर जाती है कि वो 2 से 3 घंटों में वापस आ जाएगी। घर से निकलकर वो अपने दोस्त अवनींद्र से मिलती है, जिसके बाद दोनों ऑटो पकड़कर साकेत के एक फेमस मॉल सिलेक्ट सिटी मॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं। उन दिनों आमिर खान की मूवी तलाश काफी मशहूर हो रही थी, लेकिन हाउसफुल होने के कारण उन्हें टिकट नहीं मिलती है। इसीलिए वो दोनों लाइफ ऑफ पाई मूवी की टिकट ले लेते हैं, जिसका शो टाइम शाम के करीब 6:40 था और ये मूवी रात के करीब 8:30 बजे तक खत्म होने वाली थी। अब इधर तो वो मूवी के मजे ले रहे थे और दूसरी तरफ उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर 6 लोग शराब के नशे करके अपने मजे पूरे कर रहे थे। उन 6 लोगों में 4 तो एक बस पर काम करने वाले थे, जिसमें एक बस का ड्राइवर, एक कंडक्टर और 2 हेल्पर थे। तभी उनके मन में बात आती है कि क्यों ना बस में थोड़ा घूम लिया जाए, और वो बस लेकर वहां से निकल जाते हैं। तकरीबन 8:30 बजे वो लोग बस को लेकर मुनीरक सब्जी मार्केट में जाते हैं और उनमें से एक बस के गेट पर जाकर खानपुर खानपुर की आवाज लगाता है, जिसे सुनकर वहां पर खड़ा एक शख्स जिसका नाम रामाधीर था, जो कि पास में एक लकड़ी की दुकान पर बढ़ई का काम करता था, बस में बैठ जाता है, क्योंकि उसे भी खानपुर ही जाना था। तभी बस वहां से चल पड़ती है और कुछ ही दूर चलने पर बस में बैठे वो 6 लोग रामाधीर को बोलते हैं कि ये बस खानपुर नहीं बल्कि नेहरू प्लेस जाएगी। ये सुनकर रामाधीर गाड़ी से उतरने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ये लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसके साथ लूटपाट करने लगते हैं। इन लोगों ने रामाधीर का फोन और पैसे छीनकर रामाधीर को बस से नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उसने वहीं पास में ही गश्त लगा रहे पुलिस वालों को भी बोला, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब वो लड़की और उसका दोस्त करीब 8:30 बजे मूवी देखकर बाहर आ जाते हैं और घर जाने के लिए ऑटो ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी ऑटो वाला द्वारका जाने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद एक ऑटो वाला उन्हें मुनीरका बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों ऑटो में बैठकर मुनीरका के लिए निकल जाते हैं। बस कुछ ही मिनट में सफर के बाद वो दोनों मुनीरका पहुंच जाते हैं। वो दोनों स्टैंड पर द्वारका जाने वाली 784 नंबर की बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक सफेद रंग की बस स्टैंड पर आती है और उसमें से एक आदमी गेट से आवाज लगा रहा था, द्वारका द्वारका। समय ज्यादा हो गया था तो ये दोनों उस बस में सवार हो गए। अब बस में चढ़ते ही उन्होंने देखा कि बस में 5 लोग बैठे हैं, तो उन्हें लगा कि एक कंडक्टर होगा और 2 हेल्पर, और बाकी 2 उन्हीं की तरह द्वारका की तरफ जाने वाले होंगे। तभी बस में बैठे लोगों में से एक अवनींद्र और उसकी दोस्त से 10-10 रुपए किराया भी ले लेता है। अब आपको बता दे कि ये बस वो ही बस थी जिसमें वो 6 लोग शराब पी रहे थे, और इसी बस में रामाधीर के साथ लूटपाट भी हुई थी। अब अवनींद्र और उसकी दोस्त बस में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ही बस में बैठे बाकी के लोग भी पीछे
इनके पास आ जाते हैं और अवनींद्र को कमेंट्स कर उकसाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर तो अवनींद्र ध्यान नहीं देता, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो अवनींद्र इनका विरोध करने लगता है। उसे ऐसा करते देख वह उससे झगड़ा करने लग जाते हैं। देखते ही देखते ये पांचों लोग अवनींद्र को पीटने लगते हैं और एक लोहे की रॉड से अवनींद्र के सिर पर वार कर देते हैं, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। लेकिन इन हैवानों की हैवानियत तो अभी शुरू ही हुई थी। इसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो उनकी हैवानियत का असली रूप था। तब वे पांचों लोग उस मासूम लड़की की तरफ बढ़ते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं और उसके साथ एक एक करके सभी 6 लोग उस मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब ऐसा करने से भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने लोहे की रॉड उस मासूम के प्राइवेट पार्ट में डाल दी। कुछ ही देर बाद जब बस महिलापुर फ्लाईओवर के पास पहुंची तो इन्होंने बेहोश पड़े अवनींद्र और उस मासूम लड़की को उठाकर बस के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया। इतना ही नहीं, इन दरिंदों ने तो उन पर बस चढ़ाकर इसे एक्सीडेंट का रूप भी देना चाहा। लेकिन तब तक अवनींद्र कुछ होश में आ चुका था और उसने उस बच्ची को खींच लिया, जिसके बाद वो 6 लोग इस बस को लेकर चले गए। और इधर अवनींद्र जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। उस रोड से अनेकों पुलिस की गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी। कुछ देर आवाज लगाने के बाद एक अनजान व्यक्ति को उनकी आवाज सुनाई देती है, जिसका नाम राजकुमार था, जो कि टोल टैक्स पर पेट्रोलिंग कर रहा था। तब उन्होंने देखा कि एक लड़का और लड़की बिना कपड़ों के सड़क के किनारे झाड़ियों में खून से लथपथ पड़े हुए हैं। ये देखकर वो पास के ही एक होटल में गए और एक चद्दर ले आकर आए और उसके 2 टुकड़े करके अरविंद को दे देते हैं, जिससे वो अपना और उस लड़की का बदन ढक सके। इसके बाद राजकुमार ने पुलिस को कॉल किया, जिसके कुछ समय बाद वहाँ पुलिस की 2 PCR पहुँच जाती है। कुछ देर तक तो पुलिस सिपाही बहस ही करते रह गए कि ये एरिया किस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, बजाय इसके कि उन दोनों को फटाफट अस्पताल पहुंचाना चाहिए। और जब कुछ देर बाद ये बहस खत्म हुई तो उन दोनों को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उस लड़की की हालत देखी तो उनके हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि उन दरिंदों ने उसे इतना तड़पाया था कि उसकी हालत बिल्कुल ही बदतर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने ऐसा भयानक केस अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। वो बस ये सोच रहे थे कि इस मासूम लड़की की आंत को जोड़े तो कैसे और कहां से जोड़े, क्योंकि उन दरिंदों ने लोहे की रॉड उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दी थी। ऐसा सोचने से ही हमारी रूह तक कांप जाती है, तो सोचिए उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। इसके बाद लड़की को फौरन ऑपरेशन के लिए ले जाया गया और उसके माता पिता को खबर दी गई। इसके बाद जब ये खबर पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास पहुंची तो डीसीपी छाया शर्मा खुद हालत को देखने के लिए सफदरगंज हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। और जब उन्होंने वहां के हालात पता किए तो डीसीपी छाया शर्मा भी दंग रह जाती हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि ये केस कितना सेंसिटिव है। अगर इसमें थोड़ी भी देरी की जाती तो मामला बिल्कुल ही बिगड़ जाता। उन्हें ये अंदाज़ा था कि ऐसे केस के शुरुआती 24 घंटे बहुत ही अहम होते हैं। इसीलिए उन्होंने 16 दिसंबर की रात को ही अपने सबसे काबिल पुलिस वालों को हॉस्पिटल बुलाया और एक टीम बनाई। इसके बाद लड़की के दोस्त अभिनंदन की भी स्टेटमेंट दर्ज करी गई और सुबह लगभग 5:30 बजे इसके खिलाफ वसंत विहार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करी गई। सारी कहानी का पता लगने के बाद पुलिस वालों के लिए सबसे पहला काम था उस बस को ढूंढने का जिसमें ये घटना हुई थी, क्योंकि उसी बस के मिलने के बाद ही आगे कोई सुराग मिल सकता था। इसीलिए पुलिस ने अवनींद्र से बस के रूप रंग के बारे में पूछा। अवनींद्र ने बताया कि बस सफेद रंग की थी और उस बस के दोनों साइड पीले और हरे रंग की पट्टी थी। उस बस का पिछला दरवाजा जाम था और बस के आगे यादव लिखा हुआ था। अब इतना सुनकर दिल्ली पुलिस के सिपाही बस की तलाश में लग गए।
लेकिन इतने बड़े दिल्ली शहर में ऐसी लाखों बसें हैं, जिसकी वजह से इस बस को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। ना जाने पूरी दिल्ली में ऐसी कितनी सफेद बसें होंगी जिन पर हरी और पीली पट्टी हो और यादव लिखा हुआ हो, लेकिन फिर भी यही सबसे पहला काम था जिससे आगे का रास्ता खुल सकता था। तो अगले दिन 17 दिसंबर की सुबह पुलिस इस बस की खोज में निकल जाती है। सबसे पहले पुलिस उस जगह पर जाती है जहां पर इन दोनों पीड़ितों को बस में से फेंका गया था। वहां जाकर पूछताछ करने पर तो कुछ पता नहीं चला और ना ही कोई आसपास सुराग मिला, लेकिन उस रोड पर काफी होटल जरूर थे। तो पुलिस ने इन होटल्स के सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू किया। एक एक करके पुलिस ने सभी होटल्स के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया, लेकिन किसी में भी कोई पुख्ता सबूत मिला ही नहीं। तभी जब पुलिस सबसे आखिर होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक करने गई, तब सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए एक अफसर का माथा ठनका, क्योंकि एक सफेद कलर की बस 25 मिनट के अंदर उसी रास्ते से 2 बार गुजरी, जिसे देखकर पुलिस वालों को उस बस पर शक हुआ। हो ना हो ये ही वो बस है जिसमें ये पूरा कांड हुआ था। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इस बस की पूरी जानकारी निकलवाई, जिससे पता चला कि ये बस स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती है। लेकिन बस अब गायब थी और उस बस के मालिक को भी नहीं पता था कि वो बस कहाँ पर है। इसी वजह से पुलिस ने अपने मुखबिरों के जरिए जानकारी जुटाने की शुरुआत करी। इसके बाद पता चला कि इस वक्त वो बस सेक्टर 3 आर.के. पुरम में रविदास कैंप के एरिया में खड़ी है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत रविदास कैंप पहुंचती है और वहां पर गुरुद्वारे के पास पुलिस को ये सफेद रंग की बस मिल जाती है। उस बस के दोनों साइड पीले और हरे रंग की पट्टी थी और उस बस पर यादव भी लिखा हुआ था। पुलिस जैसे ही बस के करीब पहुंचती है तो उन्होंने देखा कि बस के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, और जैसे ही उस आदमी ने पुलिस को देखा वो बस से उतरा और भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे दबोच लिया। जब इस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि ये उस बस का ड्राइवर राम सिंह है। ये इस केस की पहली सफलता थी, जो कि इस वारदात के अगले दिन ही मिल गई थी। इसके बाद 17 दिसंबर 2012 की शाम 4:15 पर पुलिस ने राम सिंह को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। और जो बस रविदास कैंप में मिली थी उसे उसी शाम त्यागराज स्टेडियम में ले जाया गया, और इसके बाद वहां पर फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है और फिंगरप्रिंट्स और सीट के ऊपर लगे ब्लड सैंपल्स, लोहे की रॉड, हेयर सैंपल्स कलेक्ट करने लगती है और उन सभी को जांच के लिए भेज दिया जाता है। थाने ले जाने के बाद राम सिंह से पूछताछ करी जाती है, जिसमें कि वो कुछ खास बताता नहीं है, लेकिन बाद में जब पुलिस ने उसकी खातिरदारी शुरू करी तब वो सब उगलने लगता है। इसके बाद पुलिस की एक टीम राजस्थान के लिए रवाना हो गई और एक टीम बिहार के लिए, और एक टीम अगले दिन राम सिंह को अपने साथ लेकर दोबारा आर.के. पुरम के रविदास कैंप पहुंची और उसके निशानदही पर दोपहर लगभग 1:15 बजे दूसरे आरोपी पवन गुप्ता रविदास कैंप से गिरफ्तार किया गया, जिसके गिरफ्तार होने के 15 मिनट बाद ही पुलिस ने दोपहर लगभग 1:30 बजे तीसरे आरोपी विनय शर्मा को भी पकड़ लिया। और जो टीम राजस्थान गई हुई थी, शाम होते होते उसने चौथे आरोपी, जो कि राम सिंह का भाई मुकेश सिंह था, उसे भी राजस्थान के करौली गांव से पकड़कर दिल्ली ले आया गया और शाम करीब 6:30 बजे मुकेश सिंह को भी ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के 48 घंटों के अंदर ही 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। अब तक इस घटना की बात पूरे देश में फैल चुकी थी और इस घटना के बारे में सुनकर सभी लोग सन्न रह गए और लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। पूरे देश में नारेबाजी और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और धीरे धीरे ये बढ़ते ही जा रहे थे कि कुछ ही समय बाद ही एक नई बात पता चली, जो ये थी कि वो मासूम लड़की एक बयान देती है जिसमें उसने कहा कि मैं अभी जीना नहीं चाहती हूँ और जिसने मेरे साथ ये किया है
उसे छोड़ना मत, उसे जिंदा जला देना। तो उसके जज्बे को देखते हुए मीडिया ने उसे एक नाम दिया और वो नाम निर्भया था। अब धीरे धीरे हर जगह प्रदर्शन हो रहे थे, मोमबत्तियां जलाई जा रही थी और निर्भया के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं मांगी जा रही थी। और प्रशासन पर भी ये दबाव दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द निर्भया के आरोपियों को फांसी दी जाए, जो कि बहुत ही जरूरी बात है। लेकिन उन आरोपियों में से 2 आरोपी अभी भी फरार थे, जिनमें से एक का नाम था अक्षय और दूसरा था राजू। अक्षय को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम बिहार गई हुई थी। वहां के लोकल पुलिस और दिल्ली पुलिस ने अक्षय को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा रखा था। बस इंतजार था तो अक्षय के उस जाल में फंसने का। लेकिन मामले का छठा आरोपी, जिसका नाम राजू था, वो 16 दिसंबर 2012 की दोपहर को ही इन 5 लोगों से मिला था। सिर्फ बस का ड्राइवर राम सिंह ही राजू को पहले से जानता था, क्योंकि राजू पहले भी कई बार राम सिंह के साथ काम कर चुका था। अब एक खबर और सामने आ रही थी कि निर्भया के साथ जिसने सबसे ज्यादा हैवानियत करी थी वो और कोई नहीं, राजू ही था, और इसे पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब पुलिस राजू की जानकारी निकालने के लिए राम सिंह के पास पहुंचती है और पूछताछ करने लगती है। लेकिन वहां से भी पुलिस को कोई खास सबूत राजू के बारे में मिला नहीं। राम सिंह ने बताया कि उसे भी राजू के बारे में कुछ खास नहीं पता। उस दिन राजू राम सिंह से उधार लिए हुए पैसे वापस लौटाने आया था। तो पुलिस ने पूछा कि राजू ने सबसे पहले राम सिंह के साथ संपर्क कैसे किया था। तब राम सिंह ने बताया कि 4 महीने पहले राजू ने उसे कॉल किया था। ये सुनते ही पुलिस ने राम सिंह का नंबर लिया और उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाई, जिससे पता चला कि जिस नंबर से राजू ने राम सिंह को कॉल किया था वो नंबर दिल्ली के कड़कड़डुमा के एक पीसीओ का था। इसके बाद दिल्ली पुलिस कड़कड़डुमा के उस पीसीओ तक पहुंची, जहां से राजू ने राम सिंह को लास्ट कॉल किया था। यहां से कनेक्शन जोड़ते जोड़ते दिल्ली पुलिस को एक बस वाले के बारे में पता चलता है। उससे पूछताछ में पता चला कि राजू छोटे छोटे बस रूट पर काम करता है, जो आनंद विहार बस अड्डे से चलती है। ये सुनते ही पुलिस आनंद विहार बस अड्डे के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन असली दिक्कत तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि किसी भी पुलिस वाले ने ना तो कभी उस राजू को देखा था और ना ही उनके पास उसका कोई फोटो था। जब बस अड्डे पर पता किया गया कि यहाँ कोई राजू नाम का लड़का काम करता है क्या, तो पता चला कि पूरे बस अड्डे में कम से कम 20 से 25 राजू काम करते हैं। अब चूंकि कोई भी पुलिस वाला राजू को नहीं पहचानता था, तो इन 20-25 राजुओं में से उस राजू को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। तब पुलिस ने राम सिंह के द्वारा बताई गई कद काठी के हिसाब से लगभग 10 राजू नाम के लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन इनमें से कोई भी राजू वो राजू था ही नहीं जिसकी पुलिस को तलाश थी। फिर पुलिस ने भी 20-25 जो राजू वहां काम करते थे सभी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इनमें से जिस राजू की पुलिस को तलाश थी वो नहीं मिल पाया। अब पुलिस भी चिंता में आ चुकी थी, लेकिन तभी पता चलता है कि 2 राजू ऐसे हैं जो अभी भी बस लेकर गए हुए हैं और यहाँ है नहीं, और जिनको पुलिस ने चेक भी नहीं किया है। वो दोनों ही राजू बस सफर पर गए हुए हैं, जिनमें से एक तो नोएडा की तरफ और दूसरा गुड़गांव की तरफ गया हुआ है, और दोनों ही बस कल सुबह वापस आ जाएंगे। ये पता चलने के बाद दिल्ली पुलिस ने वहीं आनंद विहार बस अड्डे पर अपना डेरा जमा लिया, ताकि अगले दिन सुबह राजू के बस अड्डे में घुसते ही पुलिस उसे दबोच सके। फिर अगले दिन सुबह पुलिस जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। दोनों बस अड्डे में घुसती हैं और उन्हें वो राजू मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिरकार इस मामले का 5वां और सबसे घिनौना आरोपी राजू पकड़ा गया। इसके बाद राजू को राम सिंह के पास ले जाया गया और उसने भी कंफर्म किया कि ये वो ही राजू है जो उस रात 16 दिसंबर 2012 को बस में मौजूद था, और राजू के पास से वो मोबाइल भी मिल जाता है जो उस रात उन्होंने रामाधीर से छीना था। लेकिन जब पुलिस ने उसके बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि ये तो नाबालिग है,
क्योंकि उस समय उसकी उम्र सिर्फ 17 साल और कुछ महीने ही थी। इसीलिए पुलिस को मजबूरन मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपना पड़ा और उसी रात 21 दिसंबर 2012 को रात के लगभग 9:15 पर पुलिस इस घटना के छठे और आखिरी आरोपी अक्षय कुमार सिंह उर्फ ठाकुर को भी बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस के पास सबसे जरूरी काम इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना था, क्योंकि बिना सबूत के वो साबित नहीं कर सकते थे कि ये सब इन्हीं 5 लोगों ने किया है। इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले तो इन लोगों की निशानी पर वो कपड़े, जूते, पर्स, मोबाइल, अंगूठी और एटीएम कार्ड बरामद किए जो उन 6 लोगों ने उस रात निर्भया और उसके दोस्त से छीने थे। इसके बाद उनके फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए गए और उनका ब्लड सैंपल लिया गया और फिर उस बस में मिले सैंपल से और निर्भया के सैंपल से डीएनए मैच किया गया और ये डीएनए 100% मैच हो गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहली बार किसी केस में एक नई फोरेंसिक तकनीक ओडोंटोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें दांतों के निशान से मुजरिम का पता लगाया जाता है। और जब इसकी रिपोर्ट आई तो पता चला सभी दांतों के निशानों में से 3 निशान तो सिर्फ ड्राइवर राम सिंह के हैं, जो कि अच्छे से मैच हो रहे थे। इसके अलावा निर्भया के दोस्त अवनींद्र का भी बयान दर्ज किया गया और बीच बीच में जब निर्भया की हालत भी सुधर रही थी तो उसका बयान भी साथ में लिया गया। अब कुछ दिन बाद 26 दिसंबर 2012 को पता चलता है कि निर्भया की हालत बिगड़ने लगी है। उसके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है और पूरे शरीर में इन्फेक्शन भी फैल गया है। ये सुनकर पूरा हॉस्पिटल स्टाफ चिंता में पड़ गया और जब ये बात सरकार तक पहुंची तो सरकार ने आनन फानन में ये फैसला लिया कि निर्भया को इलाज के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में से एक माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल्स में ले जाया जाएगा, जो कि सिंगापुर में है, और इसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। इसके चलते 27 दिसंबर 2012 को एक और एम्बुलेंस के जरिए निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। धीरे धीरे निर्भया की हालत और खराब होती गई और 29 दिसंबर 2012 को भारत के टाइम के हिसाब से सुबह 2:15 पर निर्भया ने अपनी आखिरी सांस ली थी। निर्भया की मौत ने लोगों के अंदर और गुस्सा भर दिया और लोग इन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग करने लगे। सभी लोग इन आरोपियों को सजा देने की मांग कर रहे थे। संसद में भी ये मुद्दा बार बार उठ रहा था कि जब राजधानी दिल्ली की महिलाएं ही सुरक्षित नहीं होगी तो फिर बाकी और राज्यों का क्या हाल होगा। और ये मामला यूनाइटेड नेशंस तक काफी चर्चा में आया। इस चर्चा में आने की वजह से एक फायदा हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने कुछ नए कानून पास किए, जो थे 5 नए फास्ट ट्रैक अदालतों की शुरुआत करना, ताकि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। दिल्ली पुलिस ने भी कोई भी देरी न करते हुए इस घटना के सिर्फ 18 दिन बाद ही 3 जनवरी 2013 को इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी और फिर साकेत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया। ये मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्टरूम में ही हो रहा था, इसीलिए इसकी सुनवाई रोज होने लगी। जब ये मामला कोर्ट में था तब 11 मार्च 2013 को सबसे पहले पकड़े गए आरोपी और बस के ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली और बाकी बचे 5 आरोपियों में से 4 की सुनवाई साकेत कोर्ट में चल रही थी और 1 की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कर रही थी, जो कि नाबालिग था। अब अगले साल 31 अगस्त 2013 को जस्टिस बोर्ड ने मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू को दोषी माना और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सिर्फ 3 साल की सजा सुना दी, क्योंकि भारत में किसी भी नाबालिग आरोपी को 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाती। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ये फैसला लोगों को अच्छा नहीं लगा और लोग आंदोलन करने लगे। लोगों का कहना था कि वो आरोपी नाबालिग बाद में और बलात्कारी पहले है। लेकिन लोगों के इतने आंदोलन के बाद भी इस फैसले को नहीं बदला गया। अब बात करते हैं बाकी बचे 4 आरोपियों की
तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हर संभव झूठ बोला, लेकिन पुलिस ने रामाधीर नाम के बढ़ई, जिसके साथ इन्होंने 16 दिसंबर को लूटपाट करी थी, उसे कोर्ट में पेश किया और रामाधीर ने भी ये कंफर्म किया कि ये चारों उस दिन उसी बस में मौजूद थे। इस घटना के कुछ महीनों बाद 10 सितंबर 2013 को सभी चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद इन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और हाई कोर्ट ने भी इन सभी चारों को दोषी करार दिया और फिर 13 मार्च 2014 को हाई कोर्ट ने भी उनकी मौत की सजा को बरकरार रखा। लेकिन इन चारों ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। इसी बीच 20 दिसंबर 2015 को मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू को रिहा कर दिया गया, जिसकी वजह से काफी हंगामा भी हुआ, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उधर इन चारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने 2017 में इस फैसले में कोई भी बदलाव करने से मना कर दिया। अब इनके ज्यादातर रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन भारत के संविधान में आरोपी को जिसे फांसी की सजा सुनाई गई हो, उसके लिए 4 रास्ते खुले छोड़े रखे हैं, जिसके कारण होता यह है कि ये चारों कानून के इस 4 रास्तों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। इनकी फांसी का फैसला आए करीब 1.5 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी इन्हें फांसी ही नहीं दी जा रही थी। ये देखकर निर्भया की मां आशा देवी बहुत बेचैन हुई, इसलिए वो फरवरी 2019 में कोर्ट पहुंची और कहा कि जब इन चारों को कोर्ट ने 2017 में ही फांसी की सजा सुना दी थी, तो ये फैसला आए हुए 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, तो अभी तक इन दोषियों को फांसी क्यों नहीं दी गई है। कोर्ट ने आशा देवी की बात को सुना और कहा कि वो जल्द से जल्द इस पर विचार करेगी। तभी 10 दिसंबर 2019 को इन चारों ने फिर से कानून के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया और इस बार अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल करी और अब धीरे धीरे ये चारों ऐसे ही कानून का फायदा उठाने लगे और बारी बारी से अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल करते रहे, क्योंकि ये जानते थे कि जब तक इनका कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, इन्हें फांसी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर संज्ञान लेते हुए इन्हें कहा कि जो भी याचिकाएं इन्हें दाखिल करनी है वो अगले 1 हफ्ते के अंदर ही कर ली जाए। अब कुछ समय बाद 7 जनवरी 2020 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इन चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया और 22 जनवरी 2020 की सुबह 7 बजे इन चारों की फांसी की तारीख तय कर दी गई। ये सुनकर पूरा देश खुश हुआ, चाहे वो निर्भया के माँ बाप हो या आम जनता। लेकिन इस फैसले के 2 दिन बाद ही 9 जनवरी 2020 को मुकेश और विनय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दी और इसके बाद फिर से सुनवाई हुई और उनके मौत की तारीख 1 फरवरी 2020 की सुबह 6 बजे तय हो गई। पर इन चारों ने तो कानून के साथ खिलवाड़ करने की ठान ही रखी थी। ये फिर से एक एक कर अपना कानूनी अधिकार इस्तेमाल करने लगे। फिर से सुनवाई होने के बाद अगला डेथ वारंट 3 मार्च 2020 की सुबह 6 बजे जारी किया गया, लेकिन मजबूरन कोर्ट को इसे भी कैंसिल करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे इन चारों के सभी अधिकार खत्म होने वाले थे। तब कोर्ट ने चौथा ब्लैक वारंट जारी किया और 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे इनकी फांसी को तय कर दिया। इतना सब होने के बाद भी ये चारों बाज नहीं आए और फांसी के दिन 20 मार्च 2020 की सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि आप सिर्फ कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद आखिरकार इस घटना के 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद इन चारों आरोपियों को 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और जब ये चारों आरोपी अपने अंजाम तक पहुंच गए, उसी दिन निर्भया की मां ने निर्भया की फोटो को गले लगाकर कहा कि आज तुम्हें इंसाफ मिल गया है। उस दिन पूरे देश में खुशी और जश्न का माहौल था, क्योंकि जिस निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग पिछले 7 सालों से लड़ रहे थे, वो लड़ाई उन्होंने 20 मार्च 2020 को जीती थी।
तो दोस्तों, इस घटना के उन किरदारों को धन्यवाद किया जाए जिन्होंने इस लड़ाई में निर्भया का साथ दिया और उसके दोषियों को फांसी की सजा तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ है। सबसे पहले हम निर्भया की मां को धन्यवाद करना चाहेंगे, जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हर सुनवाई पर मौजूद थी और कोई भी डेट उन्होंने मिस नहीं करी। दूसरा धन्यवाद हम राजकुमार का करना चाहेंगे, जिन्होंने उस रात निर्भया और उसके दोस्त की मदद करी, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद ही निर्भया हॉस्पिटल तक भी पहुंच पाती। तीसरा धन्यवाद हम दिल्ली पुलिस की टीम को और डीसीपी छाया शर्मा को करना चाहेंगे, जिन्होंने इस घटना के आरोपियों पर तुरंत और सख्त कार्यवाही करी और इन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, यहाँ इस कहानी का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में आपको शुरू से आखिर तक हर एक जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करके हमें कमेंट में बताइए कि इस पूरे मामले में कौन सा फैसला सही था और कौन सा गलत। और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।